लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, वो सुपर स्प्लेंडर में मैं टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर जो इंजन मैल फंक्शन लाइट थी वो ऑन थी वहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम था। लेकिन ये चीज़ वहाँ पर भी आपको मिलेगा और वहाँ पर भी आप काफ़ी बारीकी से आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। वहाँ पर क्या है दोस्तों, फुल थ्रॉटल 60 पार हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2025 होंडा SP125 को विथ 2025 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रेक मॉडल के साथ। इंजन कैपेसिटी देखी जाए या फिर पावर फिगर्स, दोनों में काफ़ी सिमिलर है। प्राइस में हल्की सी एक डिफरेंस आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज में भी कुछ डिफरेंस है, कुछ यहाँ पर सिमिलर है। तो एक कंफ्यूजन तो यहाँ पर डेफिनेटली हो रहा है कि भाई यहाँ पर हीरो खरीदी जाए या फिर होंडा। यही जो डाउट है दोस्तों कि दोनों में से खरीदना कौन सा सही होगा, सुपर स्प्लेंडर या फिर SP125, यही आज दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक पे आप लोगों को मिलेगी क्या क्या, इंक्लूडिंग फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों के दिमाग में क्लियर आइडिया आ जाए कि आप लोगों के लिए दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर। एंड ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा है SP125 को मैंने खरीदी हुई है, लेकिन अगर आप मेरे एरिया वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में रहते हैं, कोई भी अगर आप लोग होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, स्टार होंडा को भी आप लोग कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों ही बाइक की शोरूम डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ली है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड कंपैरिजन शेयर करना चाहूंगा ताकि की डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। एंड देन चलते हुए दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट फीचर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राइस के बारे में। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रेक मॉडल के बारे में बताऊं तो जो ड्रम मॉडल आपको मिलेगा 1,09,000 में मिलेगी। एंड देन ये जो डिस्क मॉडल आप देख रहे हैं इसके लिए आप लोगों को 1,12,000 तक पे करना होगा। वहीं दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर 2025 मॉडल पर आ रहे हैं होंडा SP125 की, तो अगर आप लोग ड्रम मॉडल पर जा रहे हैं जहां पर पहली जैसी ही कंसोल मिलेगी लेकिन ब्लूटूथ एडेड है, एंड देन ये वाली नई एलईडी हेडलैम्प आपको मिल रही है, उसके लिए आप लोगों को 1,10,000 पे करनी होगी। तो बेस मॉडल अगर देख रहे हैं तो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रेक से यहाँ पर आप लोग 1,000 रुपये ज्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं, ये वाले डिस्क मॉडल में जहां पर आप लोग को अभी ब्लूटूथ, देन आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और ये एलईडी हेडलैम्प नया मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को अप्रोक्सीमेटली 1,19,000 तक जो ये आप लोग को यहाँ पर पे करना हो रहा है। मतलब कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रेक की ये डिस्क मॉडल से यहाँ पर अगर आप लोग डिस्क मॉडल में आ रहे हैं तो 7,000 रुपये आप लोग ज्यादा पे कर रहे हैं। अब दोस्तों मैंने ऑलरेडी कहा है कि सबके बारे में फीचर्स हम लोग चलते हुए बात करेंगे, लेकिन इंजन के बारे में बात करना तो बनता है। स्टार्ट करते हैं विद 2025 होंडा SP125 के साथ। यहां पर आप लोगों को पहले जैसे इंजन मिल रही है 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन। लेकिन खास बात यह है OBD2B के तहत आप लोगों को यहाँ पर एक सेंसर एक्स्ट्रा मिल रहा है ताकि इसको और ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। पावर फिगर्स में बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं, अभी भी पहले जैसे आप लोगों को 10.8 PS तक की पावर मिल रही है 10.9 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी दोस्तों किक स्टार्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिलेगा। बाकी दोनों ही बाइक में दोस्तों ये जो आप कह सकते हैं क्रैश गार्ड है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। बाकी एक चीज मैं और बता दूं, दोनों ही बाइक में आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा विद दिस बल्ब टर्न इंडिकेटर्स, और ये यहाँ पर SP125 में नया आप लोगों को अभी जो डिजाइन है वो भी देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रेक मॉडल में आ जाए तो यहाँ पर भी इंजन कैपेसिटी काफी सिमिलर है। 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को मिलेगा। पावर फिगर बिल्कुल ही सेम है 10.8 PS तक की। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 10.6 न्यूटन मीटर तक का देखने में मिल जाएगा। आप कह सकते हैं दोस्तों चाहे पावर हो या टॉर्क, बहुत ज्यादा आप लोग को यहाँ पर चेंज जो है वो समझ में आ नहीं रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट तो बिल्कुल करेंगे, देन समझने की कोशिश करेंगे कौन आपको ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकता है। बाकी दोस्तों i3 जो टेक्नोलॉजी है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप या फिर आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, वो आप लोग को दोनों ही बाइक में मिलेगा। इसको आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे चलाते वक्त। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में अभी आप लोगों को ये जो किल स्विच अब नहीं मिलेगा, अपडेट के बाद SP से भी ये हट गई है, लेकिन आवाज जो है वो आप लोग सुन लीजिए। स्टार्ट करते हैं विद SP125। अब दोस्तों SP125 को आप लोगों ने यहां पर सुन लिया है। अब मैं आप लोगों को यहां पर ये जो आप कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रेक मॉडल है, इसकी जो आवाज है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं।
बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक की आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी आप लोगों को किसकी बेहतरीन लगी नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बाकी एसवी में दोस्तों आप लोगों को 160 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस, सुपर स्प्लेंडर में आप लोगों को 170 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाएगी। अब मेन बात आता है दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं वेट के बारे में। एसवी में अगर आप लोग देख रहे हैं ड्रम मॉडल 116 और डिस्क मॉडल 117 किलोग्राम की आपको मिलेगी। लेकिन जब आप सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रिक मॉडल में आ रहे हैं तो ड्रम मॉडल आप लोगों को 122 122 एंड देन ये जो डिस्क मॉडल आप देख रहे हैं ये 123 किलोग्राम की मिलेगी। तो 6 किलोग्राम का फर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब कंसोल वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ऑल डिजिटल जो चीज़ है वो मिलेगा। इनफैक्ट जो आप यहाँ पर ब्लूटूथ वाली चीज़ देख रहे हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल जाएगी विद दिस मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पर भी आपको सी टाइप वाली मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल रही है, यहाँ पर भी नॉर्मल जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो आप मेन डिफरेंस अगर समझ रहे हैं तो आप कह सकते हैं जो गियर पोस्टर सेंसर है वो नहीं मिल रही है, देन टैकोमीटर, और यहाँ पर ब्लूटूथ होते हुए भी नेविगेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉल SMS अलर्ट ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं SV 125 में तो कोई कमी यहाँ पर है ही नहीं। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट सब कुछ आप लोगों को कनेक्ट फीचर में यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा विद दिस मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को होंडा की जो कनेक्ट ऐप है वो मिल जाएगा। देन हीरो में भी दोस्तों आप लोगों को हीरो की अलग से कनेक्ट ऐप मिलेगी। दोनों में ही आप लोग देख सकते हैं जो E20 का स्टिकरिंग है दोस्तों ये भी मिल जाएगा। तो दोनों ही बाइक को आप कह सकते हैं ये जो इंजन है आप लोग फ्लेक्स व्हील से भी बिल्कुल रन करा पाएंगे। बाकी दोस्तों मोटा मोटा बाइक में जो मेन डिफरेंसेस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं राइड करते वक्त दोनों बाइक आपको एक्सपीरियंस कैसा दे सकती है। हाँ दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रिक से ही करेंगे क्योंकि टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कम मिलेगी। एसवी में 10.9 थी, यहाँ पर आप लोगों को 10.6 मिल रही है। बाकी देखिए सीट हाइट की जहाँ तक बात है 793 है जो कि एसवी में 790 है। लेकिन देखिए एज सच बहुत ज़्यादा कोई ऊंची सीट पर आप बैठ नहीं रहे। अगर आपकी हाइट अराउंड 534 तक की भी है दोनों ही बाइक को आप लोग मैनेज कर पाएंगे। लेकिन देखिए बैठते से एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि सीट इज़ कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। सॉफ्ट तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्पेशियस है, चाहे आप बैठ रहे हो पिलियन के साथ कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब देखिए फ्रंट फिटेड फुटपैग आप लोगों को मिल रहा है। हैंडल बार बहुत चौड़ी तो नहीं है लेकिन इतनी है कि भाई ऊंची आप लोगों को हल्की सी महसूस होगी ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सामने की तरफ झुकना ना पड़े। लेकिन हाँ हल्की से आप झुक रहे हैं वो भी आप लोगों को समझ में आएगा, मतलब ऑलमोस्ट अपराइट ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं हो रही है। और एक चीज़ जो मैं कहूँगा दोस्तों टायर के बारे में, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 80/100 सेक्शन की फ्रंट में एंड 90/90 सेक्शन की आप लोगों को रेयर में मिल रही है। दोनों में ही 18 इंचेस की अलॉय व्हील आपको मिलेगी। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है और ये जो बात है ना भाई, ये सेकंड गियर, थर्ड गियर, भाई मुझे ये चीज़ बहुत सही लगता है। मतलब अगर आप लोग ये जो इनिशियल रिस्पांस देखते हैं ना तो यहाँ पर वो खींच के ले जाने वाली जो बात है वो आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा मिलता है। तो उसमें आप लोगों को कोई कमी फील नहीं होगी, चाहे आप बैठ रहे हो पिलियन के साथ हो या फिर थोड़ा बहुत लोड भी अगर आप लोग कैरी कर रहे हैं पिलियन के साथ। इनिशियल रिस्पांस में आप लोग 125 सीसी के हिसाब से, कम्यूटिंग सेगमेंट के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को कोई कमी यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग इसके क्लच देख रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को सॉफ्ट ही महसूस होगी, मतलब सॉफ्ट और मिड के बीच में मैं कहूँगा। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो अभी देखिए यहाँ पर कोई आप लोगों को वो फंसने वाली जो बात है वो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हाँ एकदम ही हल्का सा एफर्ट के साथ आराम से आप लोग जो शिफ्टिंग है वो भी यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कर पा रहे हैं। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जिस स्पीड पे मैं चला रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से देखिए 75 किलोमीटर 74.8 तक की यहाँ पर माइलेज बता रही है। मतलब जो इंस्टेंटेनियस आप कह सकते हैं जो माइलेज है वो भी आप लोगों को बता रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों बात हो रहा है यहाँ पर क्लच, गियर और माइलेज वगैरह के बारे में रिलेटेड टू इंजन। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं एक्सीलरेशन टेस्ट है वो करते हैं हर वीडियो में, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों विथ 3 हॉर्न्स। फर्स्ट गियर पे रख दिया है ऑलरेडी, फुल थ्रॉटल, 60 पार हो रही है। अब 100 की तरफ मूव करेंगे। लेट्स सी। देखिए 100 जाने में भाई बहुत ज़्यादा समय ले रही है, मतलब ऑलमोस्ट ये 98-99 पे, मतलब थोड़ा सा वो लॉक वाली जो फील है वो आ रही है। मतलब विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। बाकी देखिए 0 to 60 मेन होता है 125 सीसी कम्यूटिंग सेगमेंट के हिसाब से अगर देखी जाए तो वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है।
बाकी देखिए दोस्तों, मैं तो कहूँगा 90-100 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगी नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, अगर आप लोग ये मतलब हाईवेज वगैरह पे राइड करना चाहते हैं, मैं कहूँगा 105 तक भी अगर आप लोग देख रहे हैं ना, 100-105 तक भी, तो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वहाँ पर आपको फील नहीं होगी और स्टेबिलिटी की वहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको फील नहीं होगी। तो इसको आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड जो है मानकर आप लोग बिल्कुल चल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अबाउट वाइब्रेशन स्मूथनेस। एंड देखिए, मैं ये कहूँगा दोस्तों, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन हीटिंग की कोई इशू आपको फील होगी नहीं। माइलेज की जहाँ तक बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को मतलब 60 तक भी यहाँ पर मिलने के चांसेस है। अगर आप लोग ऑलरेडी उस बाइक को यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या माइलेज मिला है, कम ज़्यादा, प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिख कर बताना दोस्तों, नहीं भूलिएगा। और दोस्तों अब राइड कंपेयर करेंगे यहाँ पर आप कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर को विद दिस SP125। देखिए मतलब बाइक जब आप बैठ रहे हैं ना, तो भले यहाँ पर आपको 3 mm सीट डाउन ही मिल रही है 790 की, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी सी ऊंची सीट पर बैठे हैं व्हेन कंपेयर टू सुपर स्प्लेंडर। ठीक है, तो ये एक बात है। बाकी सस्पेंशन की वजह से ये थोड़ा बहुत आपको फील होगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन एक बात है, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही अपराइट बैठ रहे हैं। ठीक है, हैंडल बार थोड़ी सी और ऊंची है, थोड़ी सी और चौड़ी आपको मिलेगी। बाकी रेयर मतलब फ्रंट फिटेड फुट पैक दोनों बाइक में ही सेम है। और 790 mm की सीट हाइट है दोस्तों, यहाँ पर भी 5'3" से 4 तक की हाइट एनफ रहेगी अगर आप लोग मैनेज करना चाहते हैं। मतलब ये दोनों ही बाइक में आप लोग को सेम मिलेगा। 5'3" 4 तक की अगर आपकी हाइट है, आप मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एंड देन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं सीट, मैं कहूँगा मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सुपर स्प्लेंडर की सीट से ये थोड़ी सी सॉफ्ट ही आपको मिल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, परखने पे थोड़ा सा समझ में आएगा। और स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही बाइक में आप लोगों को करीबन सेम स्पेस मिल जाएगा। आप बैठ रहे हो पिलियन के साथ, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाकी मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को 80/100 सेक्शन की मिलेगी, विच इज़ वेरी सिमिलर टू आप कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर, 18 इंचेस अलॉय व्हील के साथ। लेकिन रियर में आप लोग को यहाँ पर 100/80 इंच सेक्शन की मिलेगी, 18 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ। 10 mm यहाँ पर आप लोग को चौड़ा ज़्यादा मिल रहा है टायर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ये टेस्ट करना तो बनता है। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनिशियल रिस्पॉन्स में एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को फील होगी नहीं दोनों ही बाइक में। लेकिन टॉप एंड में जाके क्या होगा दोस्तों, ये इसकी हम लोग पहले एक्सेलेरेशन टेस्ट करेंगे, देन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक बात था इनिशियल वाला। और अगर आप लोड के साथ कैरी कर रहे हैं, पिलियन के साथ आप बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ही सेम आप लोग फील दे सकते हैं जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर के दौरान मैंने आपको बताया था। और अब अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्लच में, तो मैं कहूँगा क्लच यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर से थोड़ी आपको हार्ड मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी सॉफ्ट एंड मिड के बीच में ही है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी हार्ड बिल्कुल मिल सकती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर गियर के बारे में बताऊँ, तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को गियर जो है आप लोगों को काफ़ी स्मूथनेस के साथ ही शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले यहाँ पर आपको एफर्ट थोड़ा सा कम देना हो रहा है। मतलब वो दबाते वक्त जो जोर आप डालते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम डालना हो रहा है। बाकी दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पर सुपर स्प्लेंडर में दिखाया था, यहाँ पर भी देखिए अगर मैं थर्ड गियर पर हूँ और अगर मैं यहाँ पर 30 पर चला रहा हूँ, 40 पर चला रहा हूँ, तो देखिए कितनी माइलेज है। यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी जो है ये यहाँ पर मुझे बता रही है कौन से माइलेज, मतलब कौन से गियर पे कितने स्पीड पे कितना माइलेज मिलेगा, ये यहाँ पर भी मुझे बता रही है। बाकी यहाँ पर क्या है, ये जो गियर पोजीशन सेंसर, टैकोमीटर, ये सारी चीज़ों की वजह से ये और थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है। अगर आप नौसिखी हैं, फर्स्ट टाइम चलाना सीख रहे हैं, तो ये जो गियर पोजीशन सेंसर है ये आपकी बहुत काम आ सकती है। तो ये इनिशियल रिस्पांस के बारे में बात हो रहा था दोस्तों। चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी डाल दिया दोस्तों 3 हॉर्न के साथ, फुल थ्रॉटल, सिक्सटी पार हो चुका है। लेट्स सी, फोर्थ गियर पे डाल दिया है। वाइब्रेशन एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है अभी भी। हंड्रेड की प्रतीक्षा करेंगे। देखिए इसको ना 100 पहुंचने में लेट हुई है, ऐसा नहीं है कि भाई इसने बहुत जल्दी अचीव कर लिया हो व्हेन कंपेयर टू सुपर स्प्लेंडर। बट सुपर स्प्लेंडर में क्या था, वो 100 तक जाने में उसको थोड़ा सा वो स्ट्रगल फील हो रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विंड ब्लास्ट तो है ही, एक बात तो ये डेफिनेटली है, लेकिन इसकी वजह मतलब, और ये इंजन देखिए अभी मैंने इसको करीबन जो चला लिया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर करीबन मैंने
350 किलोमीटर चला लिया, तो ये इंजन में थोड़ी सी फ्रिक्शन वगैरह की भी बात आती है, लेकिन हाँ फिर भी मैं कहूँगा कि इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है 100 तक पहुँचने में। तो ये एक डिफरेंस आप लोगों ने समझ लिया होगा जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए समरी के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, मैं आप लोगों से डेफिनेटली एक बात कह सकता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर इनिशियल देख रहे हैं तो दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस देखेंगे, टॉप स्पीड देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले थोड़ी सी बढ़िया ये परफॉर्म करती हुई बिल्कुल दिखेगी। और दोस्तों जहाँ तक बात है ये वाइब्रेशन की, देखिए मैं कहूँगा 85-90 में ये वाइब्रेशन, मतलब देखिए वाइब्रेशन एज सच बहुत वैसा नहीं है, मतलब वो जो इंजन चल रही है उसका एक जो कैरेक्टर है ना, वो जो थंप है वो आप लोगों को समझ में आ जाता है हैंडल बार्स पर। तो इन दैट केस में कहूँगा दोस्तों, अगर स्मूथनेस आप देख रहे हैं तो आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में थोड़ी बेहतर मिल सकती है इसके मुकाबले, लेकिन हाँ वही स्पीड वाली जो बात है ये आपको बेहतर देगी। देन अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं दोस्तों, चक्का वगैरह यहाँ पर सेम है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और स्टेबिलिटी में मुझे बहुत सही, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ तो दोनों में एज सच मुझे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस जो है वो यहाँ पर मुझे समझ में आती नहीं है। एंड देन यहाँ पर भी दोस्तों इंजन हीटिंग के इशू या फिर ऐसा कोई चीज़ आपको फील होगा नहीं। और माइलेज मैंने खुद यहाँ पर टेस्ट किया है, ठीक है, 60-70 की स्पीड पे 56.5 तक का दे रही है, जबकि यहाँ पर अभी आप कह सकते हैं सर्विस हुई नहीं है। तो एक सर्विस हो जाने के बाद यहाँ पर भी आप लोग 60 से 65 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग 60-70 की एक रेगुलर स्पीड पे अगर आप लोग इसको चला रहे हैं तो। अब दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पर सुपर स्प्लेंडर में बताया था, यहाँ पर भी ये चीज़ देखिए, छोटे मोटे स्पीड पे भाई यहाँ पर भी किया जा सकता है, और टर्निंग रेडियस यहाँ पर भी आपको शॉर्ट सी जगह में आप मोड़ सकते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये जब आप कॉर्नरिंग का हल्का सा फील ले रहे हैं ना, क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार थोड़ी सी ज़्यादा आपको ऊंची मिल रही है, तो ओवरऑल एक फील में जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल सकता है अगर आप लोग ये कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ देखिए, अगर जैसे मैं यहाँ पर अभी ट्रैफिक पे खड़े होने वाला हूँ, ठीक है, और मैं अभी बाइक को यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल पे मैं खड़ा कर रहा हूँ, अभी बाइक देखिए ऑन है, और अभी देखिए i3s भी यहाँ पर ऑन है, ठीक है। अब देखिए i3s ब्लिंक कर रही है, मतलब बाइक जो है वो भी यहाँ पर बंद है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, वो सुपर स्प्लेंडर में मैं टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर जो इंजन मैल फंक्शन लाइट थी वो ऑन थी वहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम था। लेकिन ये चीज़ वहाँ पर भी आपको मिलेगा, और वहाँ पर भी आप काफ़ी बारीकी से आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। वहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लच पकड़ेंगे ना, तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपको पहले क्लच छोड़ना पड़ेगा, आप खड़े होंगे तभी वो यहाँ पर एक्टिवेट होती है, और जैसे आप क्लच पकड़ते हैं वो दोबारा वहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको जैसे मैंने यहाँ पर न्यूट्रल पे तो मैंने क्लच छोड़ दिया है, लेकिन अगर गाड़ी न्यूट्रल पे नहीं भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी गियर पे है, और आप क्लच पकड़ के भी अगर गाड़ी खड़ी कर देते हैं 5 से 7 सेकंड में ये अपने आप बंद हो जाती है। तो ये एक खासियत है, और वहाँ पर क्लच पकड़ने से गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, और यहाँ पर क्या है, अभी तो देखिए ये न्यूट्रल पे मुझे क्लच पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गियर पे तो क्लच पकड़ूंगा, और जैसे ही मैं ये देखिए जैसे मैं थ्रॉटल ब्लिप कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। जस्ट मोड़ना है, मोड़ के छोड़ना भी नहीं है जैसे हम लोग रेडर में करते हैं, वैसा भी नहीं, जस्ट मोड़ने से गाड़ी जो ये स्टार्ट हो जाती है। बाकी ये दोनों ही आप लोगों को बाइक में मिलेगा, डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आपको क्या लगता है ये माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी कितनी बेहतरीन है, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना आप लोग प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी ब्रेकिंग। सबसे पहले इसको ले चलेंगे करीबन 50 से 60 के बीच में, और फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे, और 60 पे ही हम लोगों ने फ्रंट ब्रेक को अप्लाई किया है। अब देखिए फ्रंट में 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है भाई, यहाँ पर जो रिस्पांस है वो भी काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये जो ब्रेक आप यहाँ पर लीवर देख पा रहे हैं ये भी मिड साइड पर है, मतलब जितना आप खींच रहे हैं उतना बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको यहाँ पर करीबन 60 तक, एंड 59 पे रियर ब्रेक। देखिए अभी तो फिसलती हुई नज़र आई नहीं है बाइक, और अगर देखा जाए तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल रहा है, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है जैसे आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वही प्रोग्रेसिव नेचर ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा कोई स्पीड स्लो डाउन कर दे रही है, वही हल्का सा जो स्पीड कट डाउन होता है रियर ब्रेक इस्तेमाल करने पर वही आपको फील होगा। और अभी देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक जो है मैनुअली अप्लाई करके बताऊँ, वही 50 से 60 के बीच में ले चलेंगे, एंड 57 पे। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा ओवरऑल यहाँ पर फ्रंट में 240 डिस्क, रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक, जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई कर रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा जो रिस्पांस है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली जो है देखने में मिल रहा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। मतलब 125 cc के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सही है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकिंग है उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर भी इसको ले चलेंगे वही करीबन आप कह सकते हैं 50 से 60 के बीच में, और 63 पे मैंने फ्रंट ब्रेक किया है।
तो देखिए मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर मुझे ब्रेकिंग में एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस समझ में आ नहीं रहा है। मतलब फील के बारे में अगर बात करी जाए, वैसे देखिए सेटअप तो यहाँ पर भी सेम ही है। 240 mm की डिस्क ब्रेक सामने यहाँ पर भी आपको वही मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये अगर लीवर देख रहे हैं वो भी आपको मिड साइड पर मिल रहा है, जितना आप खींच रहे हैं उतना आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फ्रंट ब्रेक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मैं आप लोगों को जो रियर ब्रेक है वो भी बता दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 57 पे मैंने ब्रेक किया है। हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो स्पीड कट डाउन होने वाली बात है ना, ये मुझे सुपर स्प्लेंडर में थोड़ी सी बेहतर दिखी थी। बाकी मतलब इन जनरल अगर आप देख रहे हैं तो वही है, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की ये भी है, लेकिन अगर आप परख रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी बेटर फील हुई। अगर आप कंपेयर करेंगे, मतलब सुपर स्प्लेंडर थोड़ी सी बेहतर फील हुई थी इसके मुकाबले। और ओवरऑल ब्रेकिंग जो है दोस्तों वो भी एक बार करके देख लें। इसको हम लोग वो देखिए उल्टे साइड से बंदों का आना, मतलब ये देखिए, ओ हो ये भी मुझे चाप रहा था। ये देखिए 60 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट ब्रेक, ये जब आप कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों ही ब्रेकिंग सिस्टम में, चाहे आप सुपर स्प्लेंडर ले रहे हो या फिर ये वाली बाइक, दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको फील हो नहीं रहा है। अब अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए दोस्तों, इस तरीके से अगर उबड़ खाबड़ रास्तों पर आप उतार रहे हैं तो एक चीज़ जो आपको समझ में आएगा, मतलब सस्पेंशन जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। एक बार दोबारा यहाँ पर इसको उतारें, ये देखिए यहाँ पर देखिए, मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रही होगी, काफ़ी कंफर्टेबल है, इतना मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि झटका ये मतलब पूरी तरीके से झेल जा रही है, लेकिन ऐसा भी है दोस्तों कि काफ़ी हद तक ये झेल भी रही है और आपकी कमर को बहुत ज़्यादा ये फील होने नहीं दे रही है कि हाँ भाई झटका यहाँ पर आपको लग रहा है। ठीक है, बाकी देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि चाहे हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो या फिर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाहे फ्रंट हो या फिर रियर, इसको थोड़ा सा मिड साइड पर रखा गया सस्पेंशन को, ताकि यहाँ पर कोई सा भी सिचुएशन हो ये आपको मैनेज करने के लिए, मतलब बाइक को मैनेज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सस्पेंशन ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है। ठीक है, और अब दोस्तों जो बात करेंगे वो है अबाउट सस्पेंशन, क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेट फील आपको डिफरेंट मिलने वाली है। अब क्यों? फ्रंट अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा दोनों ही बाइक में आपको सेम मिलेगा, लेकिन जब आप रियर में देख रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफर आपको महसूस हो सकती है। इनफैक्ट ये मैंने हर एक बाइक के लिए कही है, चाहे आप ग्लैमर ओजी ले लीजिए, रेडर ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप एक्सट्रीम ले लीजिए। ठीक है, मतलब सब बाइक के साथ मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर सस्पेंशन आपको स्टिफर महसूस होगा। और क्यों, वो मैं आपको एक बार बता दूँ। ये देखिए अगर आप इस तरीके से इसको गड्ढों पर ले जा रहे हैं ना, तो ये जो झटका वाला जो फील है ना, ये आपको रियर सस्पेंशन में से ज़्यादा यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। तो ये एक बात आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर फील होने वाली है। अब देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हाई स्पीड, टॉप स्पीड, अगर आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब में इनफैक्ट थोड़ी सी बेहतरी आपको रिस्पॉन्स देगी व्हेन कंपेयर टू सुपर स्प्लेंडर। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो सुपर स्प्लेंडर थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगी। ये बात तो आप लोगों को डेफिनेटली माननी पड़ेगी। और ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश आप कर रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जो 122 से 23 किलोग्राम की वेट है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रही है। और अगर देखा जाए दोस्तों, तो मैं आप लोगों से ये भी कह सकता हूँ कि देखिए प्राइस अगर देख रहे हैं तो SP 125 टॉप मॉडल से यहाँ पर थोड़ी मतलब कम है, 7,000 रुपये। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ये टैकोमीटर के साथ अगर ये गियर पोजिशन सेंसर मिल जाता या फिर थोड़ी सी वो नेविगेशन वाली सिस्टम और मिलती, शायद और मज़ा आता। लेकिन उसके लिए आप लोगों को जो ग्लैमर 125 जो एक्सटेक मॉडल है वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है या फिर जो स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर, ये सब मिल रहा है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, तो आप कह सकते हैं कि इन सम सेंस अगर आप इसको पैसे के हिसाब से तोल रहे हैं, प्राइस के हिसाब से तोल रहे हैं कंपेयर टू SP 125, तो ठीक ठाक आप लोगों को महसूस होगी। लेकिन हाँ, सारी चीज़ों में मैंने कही है वो अगर इसमें होती तो ये शायद और बेहतर हो सकती थी। तो ये एक बात था दोस्तों। बाकी देखिए वेट जो है 122 किलोग्राम की बहुत ज़्यादा आपको फील हो ही रही है। एंड देन अगर देखा जाए तो ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू बिल्कुल दे रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, ऑलमोस्ट अपराइट। एंड देन देखिए यहाँ पर अगर आप बैठ रहे हैं पिलियन के साथ या फिर अगर आप वेट भी कैरी कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग राइड्स पर भी अगर आप लोग ओकेशनली निकलना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी मैं चला रहा हूँ हाईवेज़ पर, तो भी मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सीट भी कंफर्टेबल है और स्पेशियस भी आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए अगर आप हाईवेज़ पर निकलना चाहते हो ओकेशनली, फिर तो सही है ही, लेकिन हाँ स्पेशली मैं इसको रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग इसको ज़्यादातर, मैं कहना चाहूँगा अगर आप लोग इसको सिटी राइड्स या फिर डेली कम्यूट्स के लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन रिजल्ट जो है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल सकती है। तो ये हो गया दोस्तों सस्पेंशन। और जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर भी बात हुई है, गाड़ी आपकी बात मान रही है, भाग नहीं जा रही है और
वेट जो यहाँ पर 6-7 किलो कम है ना, ये आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर फील कराएगी। और देखिए यहाँ पर भी रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। बाकी यहाँ पर तो कंसोल का कहना ही क्या है, सब कुछ दे दिया कंपनी ने, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, नेविगेशन, टर्न बटन, कॉल एसएमएस अलर्ट, देन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ मिल गया है यहाँ पर। तो भाई कोई बात ही नहीं है, डेफिनेटली बेटर है सुपर स्प्लेंडर से। लेकिन बात यहाँ पर है दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं तो मैं अगेन कहूँगा सुपर स्प्लेंडर की तरह ही है, ठीक है। मतलब स्पेस की अगर बात करी जाए, आप हो पिलियन हो विथ लोड भी कैरी कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप हैंडल बार देख रहे हैं ना, क्योंकि ये थोड़ी सी और ज़्यादा ऊंची है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपराइट बैठ रहे हैं, तो मैं कहूँगा दोस्तों सिटी राइड हो या फिर डेली कम्यूट्स, दोनों बाइक जितनी सही है। मैं कहूँगा देखिए लॉन्ग राइड ओकेशनल पे अगर आप निकल रहे हैं तो सुपर स्प्लेंडर के साथ जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हैंडल बार उससे ज़्यादा ऊँची है, ठीक है, और आप ज़्यादा अपराइट बैठ रहे हैं, ये थोड़ी सी बेहतर आपको रिस्पॉन्स देगी, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देगी अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले यहाँ देख रहे हैं लॉन्ग राइड्स के दौरान। दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे एंड देन बात करते हैं दोनों में से आप लोगों के लिए बाइक कौन सा खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों अब सत्य वचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि दोनों बाइक में से खरीदना आप लोगों के लिए सही क्या होगा, हीरो या फिर होंडा। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, डिस्क मॉडल अगर आप दोनों बाइक की कंपेयर कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर में 7 से 8 हज़ार रुपये आप लोग कम पे कर रहे हैं। अब किन को सुपर स्प्लेंडर खरीदना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों हीरो एज ए ब्रांड अगर आप लोगों को यहाँ पर पसंद है, आप भरोसा करते हैं, आपको चाहिए एक कंफर्टेबल राइड, यहाँ पर 60-65 तक की माइलेज, बहुत ज़्यादा फीचर नहीं चाहिए लेकिन फिर भी जो कॉमन बेसिक फीचर्स है, मॉडर्न फीचर्स वो भी आप लोगों को चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ब्लूटूथ कंसोल हो गया या फिर यहाँ पर ये जो ऑल डिजिटल मीटर कंसोल, एलईडी लाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। माइलेज 60-65 तक की, फैमिली के साथ आप राइड करना चाहते हैं, एंड देन अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रही है 1,05,000 से 10,000 रुपये तक जाने के लिए, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रेक मॉडल जो है आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रह सकती है। लेकिन दोस्तों Honda SP 125 क्यों खरीदनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों सीधा सा बात है, यहाँ पर भी वो एक ब्रांड जो मैटर है ना वो यहाँ पर बीच में आता है। अगर आप लोगों को हीरो से हट के होंडा पे अगर आप लोगों को ज़्यादा भरोसा है, आप चाह रहे हैं कि ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है यहाँ पर SP 125 की, ये आप चाह रहे हैं होंडा की रिलायबिलिटी के साथ, आप चाह रहे हैं माइलेज भी आप लोगों को 60-65 तक की मिले, लेकिन आप यहाँ पर और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाह रहे हैं, आप लॉन्ग राइड्स के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं सिटी राइड्स या फिर डेली कम्यूट्स के साथ, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो मॉडर्न फीचर्स है वो आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, जैसे कि एलईडी लाइट तो हो ही गया, साथ ही यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल में ये जो टर्न बटन नेविगेशन वगैरह है, म्यूजिक अलर्ट, ये सारी चीज़ों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एंड देन साथ ही ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, या फिर अगर आप फैमिली के साथ राइड करना चाह रहे हैं तो ये जो सीट वगैरह लंबी आप चाह रहे थे, ठीक है, ताकि कोई कंफर्ट में आपको कोई कमी फील ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों बेसिकली अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो SP 125 आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकती है। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो थोड़ा ज़्यादा फीचर, थोड़ा सा बेहतर एक्सेलरेशन, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर 7 से 8 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं और आपको होंडा की रिलायबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा है, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए होंडा SP 125 2025 मॉडल एक बेहतरीन बाइक रह सकती है। दोस्तों बात हो चुका है दोनों ही बाइक में आप लोगों को क्या मिल रहा है, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, माइलेज, एवरीथिंग विथ राइड एक्सपीरियंस, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है दोनों ही बाइक को कंपेयर करके। बाकी अब आप लोगों को क्या फील हो रहा है, सुपर स्प्लेंडर आप खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर यहाँ पर होंडा की SP 125, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना अगेन नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।